जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं जिसका नाम है मौसम और जलवायु। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम मौसम के बारे में और जलवायु यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है और इसमें क्या बेसिक अंतर है। और इससे पहले 12 चैप्टर अपलोड कर दिए मैंने, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में तहलका मचा सकते हो। आगे बस में मजा आ जाएगा, इतना धांसू पढ़ा है हमने। और इस चैप्टर के अंदर जो है टोटल कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इजी है। अब ज्योग्राफी के अंदर थोड़े इजी चैप्टर आने वाले हैं क्योंकि शुरुआत के जो चैप्टर थे वो थे थोड़े कठिन। आगे बस बाकी इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग बता दिया करो कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे बताते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देखने में, है ना। तो आप लोग बता दिया करें सारी चीज़ें। और इससे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और भी ज़्यादा मैं अपलोड करूँगा टाइम पे। तो आप लोग इसके लिए क्या करो, चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रख लो और नाच लो, गा लो और हीरोइन बन जाओ, है ना। देखिए मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो पहले बेसिक अंतर जान लेते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है। मौसम का अर्थ हो गया कि जो समय समय पर चेंज होता हो। जहां हम रह रहे हैं अभी का मौसम कुछ और है, कल का मौसम कुछ और हो सकता है, परसों का कुछ और हो सकता है। आने वाले टाइम पे अलग अलग मौसम जो है आपको देखने को मिलते हैं। मौसम जो होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, जलवायु भी अलग अलग होती है, पर मौसम बार बार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, अभी बारिश हो रही है तो कल देखा हमने धूप निकल जाएगी और उसके बाद देखा फिर जो है बारिश आने लग गई। तो इस तरीके का मौसम आंधी वाला बन गया, तूफान वाला बन गया, ढिंचक वाला बन गया मौसम। तो वही चीज है, मौसम बार बार बदलता है। इसीलिए बात आती है मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो ना जाओगे, है ना। तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो ना जाओगे, तो मौसम तो बार बार चेंज होता रहता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि कहीं तुम भी तो चेंज नहीं हो जाओगे मौसम की तरह। तो और अगर मैं बोलूं कि जलवायु की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे, तो जलवायु क्या है। जलवायु हमेशा 30 साल पे चेंज होता है। 30 से 35 साल लगते हैं जलवायु को चेंज होने में, क्लाइमेट को चेंज होने में। जलवायु हवा पानी बिल्कुल बदल जाना, और अचानक से अगर जलवायु चेंज हो गया ना तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए जलवायु 30 साल 35 साल पे चेंज होता रहता है ना। बाकी मौसम समय दर समय जो है हीरोइन बनता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आगे बात समझ में। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। देखिए जलवायु की बात हो रही है, क्लाइमेट की बात हो रही है कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या, यानी कि कैसे किसी स्थान की जलवायु चेंज हो जाती है, तो वो हमें पढ़ना है। आगे बात समझ में बतिया, ठीक बात। देखिए तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें टोटल लगभग 8 टॉपिक पढ़ा दूंगा, 8 पॉइंट्स पढ़ा दूंगा। आप लोग हीरोइन बन सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए तो अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी, अगर बात करें यहाँ पे अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी की बात की जाए तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि विषुवत वृत्त। देखिए विषुवत वृत्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा आपको। देखिए तो क्या है, देखिए विषुवत रेखा हमारी ये वाली रेखा होती है, पृथ्वी की जो बीच की रेखा होती है उसको विषुवत रेखा बोला जाता है। ये तो सबको पता होगा। 0 डिग्री होता है यहाँ पे और यहीं सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। मान लीजिए हमारा सूरज जो है इस हिस्से पे है और सूरज जो है जब रोशनी फेंकेगा तो सबसे ज्यादा रोशनी किस हिस्से पे पड़ेगा,
इस पे पड़ेगा, इस पे तो ना पड़ेगा, यहाँ इसीलिए बर्फ जमी होती है यहाँ पे, और इधर जो है हीरोइन होती है, मतलब बर्फ जमी होती है। तो यहाँ जब सबसे ज्यादा धूप पड़ेगा और सीधा पड़ेगा बिल्कुल, तो ये क्या है, मान लीजिए इधर से पड़ा तो है ना, तो यहाँ पे सीधा पड़ेगा विषुवत रेखा पे, और यहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी। आगे बस समझ में, तो ये चीज हमें अभी हम डायग्राम को भी समझेंगे, हीरोइन बना देंगे सबको। देखिए विषुवत वित्त से निकटवर्ती स्थान दूरस्थ स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। ये गर्म होगा ज्यादा? नहीं। ये गर्म होगा ज्यादा? नहीं। ये वाला स्थान जो है बहुत ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये विषुवत है, सूर्य की डायरेक्ट किरणें इस पे पड़ रही हैं। इसका प्रमुख कारण है, देखिए यहाँ वाले स्थान बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे, यहाँ वाले स्थान ठंडे रहेंगे, यहाँ वाले बिल्कुल ठंडे रहेंगे, बर्फ जमी होती है जहाँ, और यहाँ वाले और बिल्कुल वैसे, यहाँ पे भी बर्फ, यहाँ पे भी बर्फ, ऐसे होगा। तो वही बोला जा रहा है, अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी, जो विषुवत वृत्त से दूर रहेगा, जो भी देश या महाद्वीप जो इस लाइन से, इस रेखा से इधर रहा या इधर रहा, तो वहां ठंडी गर्मी पड़ेगी, वहां ज्यादा ठंडी होगी, और इसके निकट वाले जितने रहेंगे उनको गर्मी ज्यादा होती रहेगी। इसलिए अफ्रीका के देश देखा है आपने, और भारत के निचले इलाके देख लो, वहां सारे गर्मी ज्यादा होती है। देखिए तो बोला जा रहा है विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणों का हमेशा जो है लगभग लंबवत पड़ता है, यहीं सीधी जो है सीधी रेखा पड़ती है सूरज की, और ये जो है बिल्कुल नाच उठता है। तो शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंधों, शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण देखिए तो ये शीतोष्ण क्या होता है कि उत्तरी और दक्षिणी, हम तो ये जानते हैं ऊपर का हिस्सा उत्तर दक्षिण, देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होता है। तो उष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय देखिए ये पढ़ेंगे हम अभी, इसलिए साथ साथ समझा दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हीरोइन बना देंगे आपको। देखिए तो बोला जा रहा है इससे अतिरिक्त तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणों को धरातल पर पहुंचने में बहुमंडलीय की कम दूरी तय करनी पड़ती है। यानी सूर्य की किरणें यहाँ जल्दी पहुंचेंगी या यहाँ पे, तो यहाँ सीधी जल्दी पहुंच जाएंगी, वहां तो तिरछी पड़ेंगी, तो तिरछी पड़ेगी उतनी ज्यादा गर्मी रहेगी नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है, इसीलिए यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा ऊंचा रहेगा, गर्मी रहेगी। विषुवत यानी कि ये विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण मलेशिया में इंग्लैंड विषुवत वृत्त से दूर की अपेक्षा गर्मी बढ़ती है, मतलब जो इससे दूर रहेगा वो ज्यादा ठंडा रहेगा, जो विषुवत रेखा के निकट वाले देश होंगे उनमें भी गर्मी मिलेगी आपको देखने को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए, समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात की जाए तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। देखिए देखिए समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ क्या क्या चीजें देखनी है हमें। देखिए ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ठीक है। देखिए तो अगर हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, हम जानते हैं कि पर्वतों पर मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है। देखो पर्वतों पर ज्यादा ठंडा रहता है और मैदानों में कम ठंडा रहता है, क्योंकि पर्वत जो है काफी ऊंचे होते हैं, ऊंचाई पर ठंडी बढ़ती है। इतना तो पहले पता होगा आप लोग को। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थिर है होने के कारण ही जलंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। और देखिए जो ऊंचा होगा, जो उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा होगा, वो ज्यादा ठंडा स्थान होगा। और यद्यपि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, एक ही लाइन पर स्थित है, पर दोनों में क्या है, एक ठंडा और एक जो है गर्मी रहेगी। यद्यपि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं तो तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान नीचे गिरता जाएगा। और क्योंकि पृथ्वी पर पड़ने वाली जितनी भी जो अब सपाट मैदान रहेगा ना, मैदानों में ज्यादा गर्मी लगती है। पहाड़ पे देखा गया थोड़ा सा ठंडा रहता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। ये मैंने पहली वाली वीडियोस में आप लोग को बताया था। 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम होता जाता है। जैसे 165 मीटर ऊपर गए, फिर ऐसे गए एक जो है कम होता जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान निरंतर कम होता रहता है। तो ये मैंने बता दिया, इसमें बता दिया है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो तापमान, तो इसी वजह से बोल रखा है। क्वेश्चन आप लोग को पता चल गया है कि किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज हमें याद रखनी है, तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे यहाँ पे कि ये भी एक कारण बनता है किसका, ठीक है, ये भी एक कारण बनता है किसका, हाँ, जलवायु में परिवर्तन का। आगे बात समझ में। देखिए उसके बाद आ रहा है यहाँ पे
कि महाद्वीपिता अथवा समुद्र से दूरी। देखिए जो ज्यादा समुद्र से दूर रहेगा वो स्थान ठंडा रहेगा। समुद्र के पास रहने वाले इलाके क्या करते हैं, उनमें उसमें आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है, गीली गीली छू होता है उसमें। मतलब क्या है कि हमेशा गीले गीले, बारिश ज्यादा होगी। मैंने कल वाली वीडियोस में भी आपको बताया था, जहां पे समुद्र रहेगा वहां ज्यादा इवापोरेशन होगा तो ऊपर वो जमेगी, क्या बोलते हैं उसको, बादल जमेगा तो बरसेगा। तो समुद्र के किनारे वाले जो इलाके होते हैं काफी उमस भरे होते हैं, काफी गर्मी सी होती है, लेकिन रात को ठंडा होता है, माहौल मजा आ जाता है। देखिए महाद्वीप अथवा समुद्र से दूरी, जल बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा भी होता है। तो समुद्र तट के निकटवर्ती स्थानों की जलवायु सम होती है और समुद्र के इस समकारी प्रभाव के कारण तट के निकट के स्थानों का ताप परिसर कम और आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि नमी बहुत ज्यादा होती है। इनमें क्या होती है, नमी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नमी, चिपचिपा गीला गीला हर तरफ रहेगा। और महाद्वीपों के आंतरिक, अगर मैं महाद्वीपों की बात करूं, समुद्र को हटा दो, महाद्वीपों की बात करें जहां जमीनी इलाका है उनकी बात की जाए तो महाद्वीपों के आंतरिक भाग समुद्र के इस समकारी प्रभाव से वंचित रहते हैं, वहां कोई ज्यादा वैसा नहीं रहता, अतः वहां ताप परिसर अधिक और आर्द्रता कम होती है, वहां पे नमी कम होती है। महाद्वीपों पे नमी कम होगी और तापमान जो है वो दिन के टाइम ज्यादा रहेगा, रात के टाइम ठंडा हो जाएगा। उदाहरणतः मुंबई और नागपुर दोनों जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूं, जैसे महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें और नागपुर की बात करें, देखिए ये हमारा पूरा भारत का मैप है, इधर आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मुंबई तो आपका इधर पड़ेगा। और ये बात करते हैं नागपुर की, देखिए नागपुर की बात करें, नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ये देखिए दोनों में क्या है, वहां समुद्र के किनारे है वो, तो उसमें गर्मी और वो सारी चीज नमी ज्यादा रहेगी। देखा होगा महाराष्ट्र की मुंबई वगैरह में काफी पानी, बारिश बरसती रहती है। और इनकी बात करें नागपुर वगैरह की, तो इनमें क्या है, थोड़ा सा ये दूर है तो उसमें उतनी ज्यादा वर्षा वगैरह नहीं होती है। हाँ बादल बनेंगे तो वो ढकेल के इधर जाएगा तो यहाँ बारिश शुरू होगी। देखिए तो बोला जा रहा है कि अक्षांश पर स्थित है, परंतु समुद्र के प्रभाव के कारण मुंबई में नागपुर की अपेक्षा नीचा तापमान रहता है, यानी कि वहाँ ठंडी भी ज़्यादा रहेगी और गर्मी भी बराबर, मतलब मैनेज तापमान रहेगा और अधिक वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो, क्योंकि जब समुद्र के किनारे रहोगे आप तो ज़्यादा वर्षा रहेगी और आप ज़्यादा जो है वहाँ पे झमझम करके नाचोगे। तो ये भी एक कारण बनता है। पहला कारण बताया था अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी, दूसरा है क्वेश्चन यही था किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूं कि कोई भी स्थान है वहां जलवायु कैसे प्रभावित होती है, यानी कि वहां का क्लाइमेट कैसे बार बार चेंज होता रहता है, मतलब क्लाइमेट हो गया या बोल सकते हैं मौसम कैसे चेंज होता रहता है, तो वो बनावट की वजह से भी होता है। तो पहली वही थी अक्षांश अथवा विषुवत वृत्त से दूरी, जो विषुवत रेखा से दूर रहेगा वहां ज्यादा ठंडी रहेगी और विषुवत रेखा करीब रहो गर्मी रहेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, देखो अफ्रीका वगैरह के लोग जानते हैं कि भाई वहां कितनी ज्यादा जो है गर्मी या बोल सकते हैं उमस हमेशा रहती ही रहती है वहां पे, तो ये चीज है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी एक चेंजिंग का वो होता है। तीसरा मैंने बताया था महाद्वीपीयता अथवा समुद्र से दूरी, जो भी समुद्र से दूर रहेगा तो वहां पे नमी कम रहेगी, समुद्र के पास रहोगे तो आर्द्रता अधिक रहेगी, ये बता दिया मैंने। उसके बाद आता है प्रचलित पवनों का स्वरूप, यानी कि हवाओं के वजह से भी कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिलता है, हवाओं के वजह से भी हमको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलता है। देखिए जरा, तो बोला जा रहा है कि समुद्र की ओर से आने वाली पवनें, देखिए जो समुद्र की ओर से हवा बहती हुई आ रही है, पवनें, अभितट पवनें नमी से युक्त होती हैं, यानी जो समुद्र की तरफ से हवाएं आ रही हैं वो नमी लेकर आएंगी अपने साथ, उमस वाली चीजें लेकर आएंगी, क्योंकि वहां से भाप उड़ के आ रहा है ना, गर्म था भाप बना और उड़ के आ रहा है, तो बोला जा रहा है। और वे अपने मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में वर्षा करती हुई आती हैं, वो लेकर आएगा, क्या नाम है, क्या नाम था, अरे भाई जल्दी बताओ, हाँ भाप लेकर आई थी, इवापोरेशन, यानी कि आर्द्रता लेकर आई थी। अब आर्द्रता जब आएगी तो वो धीरे धीरे संघनन होगा तो वो वर्षा होगी, ठंडा होगा। देखिए तो वही बोला जा रहा है कि महाद्वीपों, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि और वे मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में बारिश कर देगी, जो समुद्र से हवा होती हुई आएगी, ठीक है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, महाद्वीपों के, अगर समुद्र हटा दो महाद्वीपों को देखो, तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों से समुद्र की ओर से आने वाली पवनें, अब अपतट पवनें कहते हैं इसको, उसको अभितट और इसको अपतट, शुष्क होती हैं और वे वाष्पीकरण में सहायक होती हैं, यानी कि वो जो
वाष्पीकरण में सहायक कैसे, जो गर्म हवाएं बहती हुई आएंगी वो क्या करेंगी, पानी को, इन सब चीजों को गर्म करेगी और वहां इवोपोरेशन होगा। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें समुद्र से आती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून वाली जो हवाएं हैं, बारिश वाली हवाएं, वो समुद्र की तरफ से आती हैं। बादल कहाँ से आते हैं, समुद्र की तरफ से ज़्यादातर आते हैं। वे देश के अधिकांश क्षेत्र पर वर्षा बरसाती है। और इसके विपरीत शीतकालीन यानी ठंडी हवाएं जो हैं, ग्रीष्मकालीन यानी गरम हवाएं जो है कहाँ से आती, समुद्र तट से होते हुए आती, वही वर्षा करके फिर बारिश बनकर ठंडी हो गई। ठीक है, फिर शीतकालीन मानसून पवनें इस स्थल भाग से आने के कारण सामान्यतः शुष्क होती हैं, यानी सूखी हुई होती हैं। जो समुद्र से आएंगी वो नमी लेकर आएंगी और जो जमीनी क्षेत्रों में बहेंगी वो सूखी हुई होंगी। आगे बात समझ में, तो ये चीज याद रखिएगा। इसलिए समुद्री इलाकों में बारिश ज्यादा होती है और हमारे इधर जो है बारिश कम होती है। ठीक है, चलिए दिल्ली में कहाँ बारिश होती है तो कभी कभार होती है। बाकी महाराष्ट्र हो गया और गुजरात का जो रनकच्छ इलाका है, निचला हिस्सा जो समुद्र किनारे वहाँ हो गया। केरला वगैरह में तो देखो हमेशा बारिश रहती है। गोवा में देख लो, मजा आ जाता है ना। चलिए देखते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रचलित पवनों की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है मौसम में, या बोल सकते हो उसमें क्लाइमेट में चेंजिंग है। और एक होता है मेघाच्छादन। मेघाच्छादन मतलब क्या होता है, देखिए जरा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो देखिए, तो मेघाच्छादन मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए, तो मेघ मतलब बादल, मेघ विहीन जो है मरुस्थलीय भागों में। मरुस्थल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, बिल्कुल बंजर टाइप का, वैसे बोल सकते हैं। मेघ विहीन, जहाँ पे बादल नहीं है, विहीन मतलब नहीं है, मरुस्थलीय भागों में दिन के समय वायु के में अत्यधिक गर्म होने के कारण छाया में भी ऊंचे तापमान पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो दिन में यहाँ बहुत गर्म हवा रहती है, बादल भी रहेंगे तब भी गर्म हवा रहेगी। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और पानी नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, शुष्क हो जाएगी हवा, गर्म हो जाएगी। पानी रहेगा तो नमी रहेगी, वाओ, थोड़ा सा उमस तो लगेगा, लेकिन आप चले जाओ किसी ठंडी जगह पे तो वहाँ अच्छा भी लगेगा, रात को ठंडा हो जाएगा, हीरोइन बन जाओगे। ठीक है, लेकिन देर से होगा। रेगिस्तान क्या होता है, दिन में गर्म होता है, रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा, जो जितना देर में गर्म होगा उतनी देर में ठंडा होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। रात के समय यह भी गर्मी धरातल द्वारा शीघ्र विकृत हो जाती है, अतः मरुस्थल में दैनिक ताप परिसर अधिक होता है। दिन में काफ़ी तापमान रहता है यहाँ पे, और इसके विपरीत बादलों से घिरे आकाश और भारी वर्षा के कारण जो है तिरुवनंतपुरम में ताप परिसर बहुत ही कम होता है। तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है ताप कम रहता है। ठीक है, देखिए तिरुवनंतपुरम हो गया आपका केरला वगैरह में, और यहाँ पे क्या है, केरला की ही राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों रहेगी। क्लाइमेट वहाँ का वैसा ही है क्योंकि समुद्र है बगल में, और वो बिल्कुल विषुवत रेखा के भी निकट मानेंगे उसको हम, दक्षिणी भारत है ना वो, इसलिए। तो ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ रहा है समुद्री धाराएं भी क्या है क्लाइमेट के चेंज में। जहाँ जहाँ समुद्र होगा वहाँ क्लाइमेट अलग होगा। हमारे दिल्ली का क्लाइमेट अलग है, महाराष्ट्र का अलग होगा, गुजरात के निचले इलाकों का अलग होगा, और जो है केरला का, तमिलनाडु का, है ना, इन सब का जो है क्लाइमेट अलग होगा। तो देखिए समुद्री धाराएं, समुद्र जल में तापमान और घनत्व, समुद्री जल में तापमान और घनत्व जो है कि समानता बनाए रखने में समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे, देखिए बोला क्या जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं इधर, ध्यान सुनिएगा। देखिए सबको नजर आ रहा होगा बढ़िया से, देखिए क्या बोला जा रहा है कि समुद्री धाराएं समुद्र जल में तापमान, देखिए समुद्र की जो धाराएं होती है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि कहीं गर्म हवा बह रही है, कहीं ठंडी हवा बह रही है। मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, कनाडा का निचले वाला हिस्सा है ना, देखिए नॉर्वे हो गया, वो सब। देखिए क्या बोला जा रहा है कि समुद्र जल के में तापमान और घनत्व की समानता बनाए रखने में समुद्र का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देखिए तापमान में धाराओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, अरिवासन में, तो स्थान को गतिमान रखता है और रहता है। और समुद्री धाराएं जल की गतियों, ध्यान सुनना, समुद्री धाराएं जल की गतियां हैं जो उच्च तापमान से निम्न तापमान तथा निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर निश्चित दिशा में बहती हैं। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। जहां ठंडी हवा रहेगी वो क्या होती है, भारी होती है, और गर्म हवा क्या करती है, गर्म हवा हल्की होती है तो गर्म हवा उठती है, और वहां फिर ठंडी हवा आती है, फिर ठंडी हवा आती है तो वो बरस के खत्म हो जाती है, फिर वहां पे क्या आती है, गर्म हवा आती है। तो ऐसे चलता रहता है। तो गर्म धाराएं तटवर्ती भागों का तापमान कम कोहरा उत्पन्न करती है। देखिए जहां जहां गर्म धाराएं होंगी, मान लीजिए किसी के निकट गर्म धाराएं बह रही हैं
तो जहां गर्म धाराएं होंगी वहां का तापमान कैसा होगा, वहां का तापमान नमी वाला होगा और वहां पे वर्षा अधिक होगी, ठीक है, और वहां कोहरा वोहरा उतना जमेगा नहीं क्योंकि बारिश हो जाएगी, बार बार छर छर गिरेगा। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्जन नामक बंदरगाह नॉर्वे की बात करें तो गर्म उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह में के कारण जाड़े में बर्फ के जमने से बचा रहता है। देखिए जहां गरम लहरें जाएंगी पानी की, तो जहां बर्फ भी जम रही है तो बर्फ को भी पिघला देगा, तो वहां बर्फ नहीं पिघल पाएगी, है ना, तो वहां क्या करता है, बर्फ से जम जो है नहीं पाता वो। और बोला जा रहा है कि जबकि कनाडा का क्यूबेक बंदरगाह जाड़े के महीने में ठंडी लैब्राडोर धारा के प्रवाह में आकर बर्फ से जम जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, कई जगह लैब्राडोर, अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा का क्यूबिक जो है बंदरगाह है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था, तो वहां क्या है, ठंडी लहरें बहती हैं, और ठंडी लहरें जाती हैं पानी की, बर्फ की, और वो क्या करती हैं और अपने साथ पानी को जमा देती हैं, जिससे कि बंदरगाह थोड़ा सा प्रभावित होता है, वहाँ व्यापार नहीं हो पाता जल्दी। तो बर्फ में कहाँ नाव चलेगी, ये चीज ये बता दिए। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें गर्म धारा के ऊपर से गुजरते समय गर्म हो जाती हैं और आंतरिक भागों के तापमान को ऊंचा कर देती हैं, यानी गर्मी ज़्यादा होने लग जाएगी। इसी प्रकार ठंडी धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें, जो भी ठंडी, जैसे समुद्र ठंडा है, बर्फ वाला पानी है, वहाँ से जो हवा बहती आएगी वो ठंडी होगी, तो बोला जा रहा है कि होकर आंतरिक भागों के तापमान को कम करके कोहरा और धुंध उत्पन्न करती है। जब ठंडी हवाएं चलेंगी कोहरा और धुंध बनेगा, गर्म हवा, देखा हमारे यहाँ गर्मी में, जब दिल्ली वगैरह में या यूपी बिहार में देख लो गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या वो होता है, क्या नाम है, कोहरा जमता है, नहीं, सर्दियों में होता है, क्योंकि ठंडी हवा जब चलेगी तो कोहरा उत्पन्न होगा, ठीक है। गर्म हवा तो क्या करेगी, उसमें आर्द्रता नहीं है गर्म हवा में, वो गर्म हवा क्या करेगी, आर्द्रता एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, नमी इकट्ठी कर लेगी और हीरोइन बना देगी सबको, क्यों। चलिए ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद दो पॉइंट और है कि ये भी कैसे क्या कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि पर्वतमालाओं की स्थिति की बात की जाए तो बोला जा रहा है पर्वतमालाओं की स्थिति। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्वतों के ऊपर, मान लीजिए पर्वतों के ऊपर कोई हवा जा रही है तो वो ठंडी होगी कि गर्म होगी, वो गर्म होगी हवा, है ना। देखिए तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्वतों पर पर्वतों से टकराने वाली, मान लीजिए इधर कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है और यहाँ से कोई हवा बहती हुई आ रही हो, मैं आ रही हूँ, यहाँ टकराई और टकरा के ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाते हुए यहाँ तापमान ठंडा होगा गर्म होगा, तो ठंडा होगा ना, तो यहाँ जाएगी वो बर्फ बन जाएगी और बर्फ के कारण वो क्या कर देगी, वर्षा होना शुरू हो जाएगा, फिर इधर से पलटेगी, फिर यहाँ गर्म हवा दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। देखिए पर्वतों की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं जो है क्लाइमेट चेंज होता है। देखिए हमारे भारत के उत्तरी इलाकों में चले जाओ, उत्तरी में जैसे लद्दाख हो गया, आपका शिमला हो गया, मनाली हो गई, है ना, इन जगहों पे जाओ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, तो देखिए तो वहाँ धूप कम पड़ती है। ये चीज़ है, तो ये मैं बता चुका हूँ, आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है। बाकी चलिए मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूँ। देखिए पर्वतमालाओं हवाओं के रास्ते में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती हैं। हवाएं बह रही हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो वो प्राकृतिक अवरोध हैं, हमने तो ना रोका है, वो पर्वत रोक रहा है। समुद्र की ओर से आने वाली पवनें मार्ग में पर्वतों के आने पर ऊपर चढ़ने को बाध्य होती हैं। हवाएं बहती हुई आ रही हैं, ये फिर ऊपर जाएंगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ऊपर चढ़ने पर तापमान गिरने लगता है, माइनस में चला जाएगा और पवनाभिमुख ढालों पर भारी वर्षा करती है। यानी कि जब यहाँ ठंडा होगा तो वही चीजें गिरने शुरू हो, भारी हो जाएगी ना वो, और जब भारी हो जाएगी तो फिर बारिश तो होगी, क्यों, तो ये चीज है। तो पवनाभिमुख ढालों पर भारी वर्षा होती है, फिर वे पर्वतों के दूसरी दिशा की नीचे की ओर उतरती हैं, इधर उतरेगी तो गर्म हो जाएगी, तो जिसे पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। पवनाभिमुख ढाल वर्षा रहित होती है, जब ये नीचे उतरेगी तो बारिश नहीं करेगी, जब चढ़ेगी तो बारिश करेगी, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, गिर जाएगा, ये चीज है। पवनाभिमुख ढाल वर्षा रहित होता है, जिसे दृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। महान हिमालय वाष्प युक्त मानसूनी पवनें जो तिब्बत जाने में रुकावट पैदा करता है, और उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, हमारे तरफ आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, हिमालय उसको रोक देता है। तो ये चीजें बहुत इजी है, बता दिया मैंने, हीरोइन बन जाओगे आप लोग। आगे देखिए उसके बाद आता है भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, यानी भूमि का ढाल भी कहीं ना कहीं जो है प्रभाव डालता है क्लाइमेट पर। कैसे, देखिए तो बोला जा रहा है भूमि के मध्य
भूमि के मंद ढाल पर सूर्य की किरणों का संकेंद्रण होने के कारण ऊपर की वायु का तापमान बढ़ जाता है और तीव्र ढाल पर किरणों के फैलने के कारण तापमान कम हो जाता है। यानी कि जब ये इस पे जब किरणें पड़ेंगी तो ये तिरछी होने लग जाएंगी ना, जो बिल्कुल बराबर होता है जब सीधी पड़ रही है जमीन पर तो वो ज़्यादा खतरनाक गर्मी फैलाती है। इसके साथ ही सूर्य के सम्मुख पड़ने वाले पर्वतीय ढाल विमुख ढाल वाले क्षेत्रों से अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण ढाल उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक गर्म है। याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसके निचले हिस्से की तो निचले हिस्से क्या होते हैं, जो मैदान वगैरह होता है इस पे धूप पड़ती है तो ये दिन में क्या होते हैं, ये दिन में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और इस पे धूप पड़ेगी तो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसलिए यहाँ टकरा के धूप चली भी जाती है, बर्फ वरफ जमा रहता है ऊपर का हिस्सा, क्योंकि हम जितना ऊपर बढ़ते हैं तापमान घटता है तो यहाँ तापमान घटेगा। दिन में ये हिस्सा जो है क्या रहेगा, ये हिस्सा जो है ठंडा रहेगा और रात के टाइम पे ये हिस्सा ठंडा हो जाता है और ये हिस्सा गर्म होने लग जाता है। ये मैंने पहले वाले चैप्टर में ही आप लोग को बताया था। आगे बात समझ में, चलिए तो इतना तो हमने जान लिया है कि ये क्लाइमेट कैसे चेंज कर देता है ये सब। चलिए अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ताप कटिबंधों, क्वेश्चन ये बोल रखा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ताप कटिबंधों को दर्शाने वाला एक चित्र बनाइए और प्रत्येक ताप कटिबंधीय की प्रमुख विशेषताएं लिखे। हर ताप कटिबंधीय की अलग अलग जगह गर्मी पड़ती है। कटिबंध देखो मैंने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे बताया था, ठीक है। तो ये उत्तरी हिस्सा हो गया और दक्षिणी हिस्सा हो गया। यहाँ पे भी अंटार्कटिका में बर्फ आपको देखने को मिलेगी, इधर भी जो है ग्रीनलैंड वगैरह इन जगहों पे भी, रूस का ऊपरी इलाका देख लो है ना, साइबेरिया वगैरह, यहाँ पे भी आपको बर्फ देखने को मिलेगी। आगे बात समझ कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले आ रहा है पहला चीज है उष्णकटिबंधीय। मैं जहां बोलूं वहां देखना, पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय, देखिए ये जो हिस्सा है ये वाला इतना, ये वाला इतना, ये सब उष्णकटिबंधीय हिस्सा कहलाएगा। आखिरकार क्या है, तो मैंने विषुवत रेखा बताया, पृथ्वी के बीचों बीच की जो रेखा होती है ये अदृश्य होती, दिखती नहीं है, बस माना जाता है। तो ये जो बीच का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए तो बोला जा रहा है ताप उष्ण कटिबंधीय। पहले आप इसको देखो, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर हीरोइन बन जाएंगे, सब हीरोइन बन जाएंगे पढ़ लिख के। अच्छा मतलब देखो, हीरोइन बनने का मतलब क्या है कि आप पढ़ लिख के आगे तरक्की करो, अच्छा बनो, है ना। एक चेहरे पे चमक होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए चेहरे पे ऐसे वाली, क्यों देखिए अभी तो काला काला आ रहा होगा देखिए कोई बात नहीं। तो बोला जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, उष्ण कटिबंधीय ताप कटिबंधों, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए ताप कटिबंधों में उष्ण कटिबंधीय सबसे अधिक विस्तृत है, यानी कि इनमें क्या है, सबसे ज्यादा कटिबंधों में ये जो है उष्ण कटिबंधीय काफी गर्म होगा और यह पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भाग को घेरे हुए है। पृथ्वी का आधा भाग लगभग इसी में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। तो यहाँ देखिए उष्ण कटिबंधीय कर्क, ये देखिए कर्क रेखा यहाँ होती है, मकर रेखा इधर होती है, विषुवत रेखा इधर है। तो ये चीजें हमारे भारत से होती हुई ये भी गुजरती है, कर्क रेखा सबको पता होगा। देखिए तो बोला जा रहा है उष्ण कटिबंधीय कर्कवृत्त 23.5 डिग्री और मकर 23.5 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या है, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या है, उष्ण कटिबंधीय है, समझ लेना। तो बोला जा रहा है उष्ण कटिबंधीय है और यहाँ पे है हाँ कि इस ताप कटिबंध में वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, यानी सीधी पड़ती है। सूरज की किरणें क्या है, डायरेक्ट मारेंगी और बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ जाता है ना। यहाँ पे हल्का से मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर तो ठंडी बढ़ती जाएगी। यहाँ इससे लेकर यहाँ तक का जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक का हिस्सा है, उष्ण कटिबंधीय इलाका जितना भी होगा, इसमें जो पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होगी, धधकते रहेंगे लोग। तो ये चित्र मैंने बता दिया। तो 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इसके बीच के हिस्से क्या बोला गया, उष्ण कटिबंधीय। तो ये 0 डिग्री होता है ना, 0 से यहाँ बढ़ते रहो तो 90 पहुंचोगे, यहाँ से बढ़ते रहो तो उधर 90 पहुंचोगे, ऐसे समझना है। चित्र समझ लोगे तो नाच उठोगे। देखो उष्ण कटिबंध के विषुव कालों में अर्थात 21 मार्च से, देखो मैंने क्या बोला, उष्ण कटिबंध को अभी ध्यान सुनना। तो 21 मार्च से और 23 सितंबर को तिथियों को मध्याह्न कालीन सूर्य विषुवत वृत्त पर ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी इस डायरेक्शन में
पूरा जो है सूरज खोपड़ी पर ही रहेगा हमारे, इतना ज्यादा गर्मी होगी यहाँ पे। सूर्य 21 जून को कर्क, देखिए 21 जून को कर्क वित्त और 22 दिसंबर को मकर वित्त पर, इसमें इस पर सूरज डायरेक्ट, क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना 23 डिग्री ऐसे घूमती है टेढ़ी मेढ़ी होके, तो ये चीज हमें याद रखना है। क्या बोला जा रहा है देखिए, तो 21 जून को कर्क वित्त पर और 22 दिसंबर को मकर पर जो है वित्त पर लंबवत होती है, सीधी पड़ती है। तो विषुवत, जहां सूरज डायरेक्ट पड़ेगा तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा तगड़ी होगी। वित्त पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है और 12 घंटे रात 12 घंटे दिन रहता है। दिन या रात की, देखिए हमारे पृथ्वी पर ऐसे कई हिस्से हैं जहां 6-6 महीने धूप नहीं निकलती है, 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, अंधेरा रहता ऑल टाइम, ये वाले हिस्से हैं वो, आ रही बात समझ में। और देखिए क्या क्या चीज़ है वो तो अभी जानेंगे हम। और यह कर्क या मकर वित्तों पर बढ़कर अधिकतम 13 घंटे 47 मिनट तक हो जाती है और विषुवत वित्त पर ताप सबसे कम होता है और आयन वित्तों कर्क और मकर वित्त की ओर बढ़ता रहता है। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब जो है इस हिस्से में गर्मी काफ़ी होती है, इस हिस्से में काफ़ी गर्मी होती है, तो क्योंकि पृथ्वी हमारी रोटेट भी होती रहती है, घूमती भी है। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने अभी आपको सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बताया जो काफी गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ 23 डिग्री से 23.5 डिग्री से लेकर कर्क रेखा से मकर रेखा के 23.5 डिग्री तक जो है गर्मी काफी ज्यादा होती है। चलो अब आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण, देखो शीतोष्ण ये भी है, शीतोष्ण ये भी है, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय ये भी नीचे पढ़ाऊंगा। तो उत्तर का शीत कटिबंधीय अलग होता है, दक्षिण का अलग होता है। जैसे दक्षिण का शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर जो है 66 डिग्री तक लेकर जो है ये वाला जो है हिस्सा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला 66 से 90 तक का जो ये है ये शीत कटिबंधीय है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, हीरोइन बन जाओगे। देखिए तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। देखिए इसको देखो फिर इसको देखो, या तो इसको देख लो फिर इसको देख लो, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय ये भी है, बस ये उत्तर है और दक्षिण है। देखो तो बोला जा रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय वर्ष उष्ण कटिबंधीय के दोनों ओर स्थित है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क वित्त 23.5, देखो उत्तर की बात करता हूँ, यहाँ से देखना 23.5 से लेकर यहाँ तक का होगा 66.5 होगा। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान सुनिएगा, इधर देखना। तो कर्क वित्त से यहाँ से देखना वहां तक जाना, कर्क वित्त से आर्कटिक वित्त तक, आर्कटिक वित्त तक यहाँ से ये यहाँ नाचो। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क वित्त 23.5 से लेकर आर्कटिक वित्त या उत्तर ध्रुव वित्त, उत्तर ध्रुव वित्त भी बोल सकते हैं इसको, ये जो है इसमें जो है 66.5 उत्तर दिशा में के बीच स्थित है। दक्षिण कटिबंधी की बात करें, इसकी बात करें तो दक्षिण कटिबंध की स्थिति में मकर वित्त के 23.5 से लेकर इसके जो है 66.5 आर्कटिक वित्त के दक्षिणी वाले में, ये दक्षिण है ये उत्तर है, बस ये जी याद रखना के बीच स्थित चित्र देखें तो ये सिंपल सी बात है, देख लिया हमने। इस कटिबंधीय में सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर कभी नहीं होती। इसमें क्या है कि सूर्य हमारे खोपड़ी पर ऊपर बिल्कुल नहीं होता। यहाँ शीत ऋतु में रात की अवधि दिन की अवधि से लंबी होती है, यानी रात ज्यादा लंबी होती है इन क्षेत्रों में। और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्म ऋतु में इसके विपरीत होती है। ध्रुवीय, देखो यहाँ थोड़ी ठंडी पड़ेगी, शीतोष्ण है ना, ठंडा पड़ेगा, गर्मी ज्यादा नहीं होती यहाँ, जब धूप नहीं पड़ेगी तो ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो ध्रुवीय वित्तों को की ओर जाने पर, देखो ध्रुवीय वित्त ये होते हैं, यहाँ से हम बढ़ते हुए आ रहे हैं ध्रुवीय वित्तों की ओर। तो ध्रुवीय वित्तों में तो और ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है ना, यहाँ से मान लो ऐसे पड़ रही है तो यहाँ सूर्य की रोशनी ऐसे जाएगी, इधर ऐसे, यहाँ डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ गर्मी ज्यादा है। तो देखिए रात की अवधि कर अंतर बढ़ता जाता है। ध्रुवीय वित्तों पर ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि, सूर्य के प्रकाश की अवधि 24 घंटे होती है। और यहाँ पे क्या 24 घंटे ठंडा ही रह जाता है, कभी धूप ही रहती है। और जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ध्यान सुनिएगा, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, उत्तरी गोलार्ध, देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध यह है, तो इसकी बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध जो है में ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी जब गर्म होता है वहां पे गर्म ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्योंकि एक हिस्सा जब सूर्य के सामने रहेगा तो एक हिस्सा पीछे रहेगा, और जो सूर्य के हिस्से के सामने होगा नहीं तो वहां तो गर्मी
ठंडी होनी है। तो ये चीज हमने पहले जाना था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फिर हमने जाना उत्तर का शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर दक्षिण का शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों को एक साथ देख लिया। ये वाला जो हिस्सा है वो 23.5 से 23.5 में, क्योंकि 0 से इधर बढ़ेंगे और 0 से इधर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ता है, यानी कि आप इधर से बढ़ते रहो नीचे से बढ़ रहे, नहीं, यहाँ 0 से इधर फिर 0 से इधर ऐसे बढ़ेगा। फिर यहीं से आगे बढ़ो, 23.5 था यहाँ, 23.5 से 66.5 तक आपको ये बढ़ेगा शीतोष्ण कटिबंधीय और ये उत्तरी का, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से 66.5 से 90 तक का ये जो है ये उत्तरी शीत कटिबंधीय है, फिर दक्षिणी शीत कटिबंधीय है। ये इतना हिस्सा शीत कटिबंधीय है, ये इतना हिस्सा शीत कटिबंधीय है, इतना हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय है, इतना हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये उत्तरी का है, दक्षिणी का, और ये जो है उष्ण कटिबंधीय है और ये उष्ण। उसके बाद है शीत कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए शीत कटिबंधीय बता देता हूँ, ये वाला और ये वाला, अभी हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नाच उठे, ठीक है। ओए सब लोग जो है सपोर्ट कर दो भाई थोड़ा सा जैसा भी हो, आप लोग को अगर अच्छा लगता है ना पढ़ाया हुआ तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर चीज में मेहनत लगती है ना। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, देखना और ज्यादा मजा आएगा फिर पढ़ाने में। क्यों? यही चीज होती है असली दम, लापरवाही नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करता मैं, आप लोग भी बस साथ देना थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए देखिए शीत कटिबंधीय यानी शीतोष्ण कटिबंधीय देखिए तो कहाँ पे हम लोग, हाँ शीत कटिबंधीय क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो शीत कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय के समान ही शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय के समान ही शीत कटिबंधीय भी दोनों गोलार्धों में होता है, जैसे ऊपर भी है नीचे भी। उत्तरी कटिबंधीय उत्तर 66 से 90, मैंने बोला था ना 66 है तो 66 से 90 यानी इतना हिस्सा, ठीक है। ये 23.5 से ये था 66.5, तो इसको हटा दो अभी, तो इतना याद रखना। नीचे भी यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो ये चीज आपको बता दिया। तो ध्रुवों पर ग्रीष्म ऋतु में 6 महीने का दिन और सूर्य के प्रकाश की अवधि होता है। यहाँ 6 महीने धूप ही निकलती है, 6 महीने छांव ही होती है, यानी ठंडाई रात ही होती है। रात और दिन ये बिल्कुल ऐसा होता है, 6 महीने रात 6 महीने दिन यहाँ होता है, ठीक है। तो धरातल सदैव हिम की मोटी परत में जम जाता है, यानी जब यहाँ इतना ठंडा पड़ जाता है -60-70 डिग्री हो जाता है और सब लोग हीरोइन बन जाते हैं यहाँ पे, इतनी ठंडी होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ना आप लोग नाच उठो, दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोल दें एक बार, ठीक है। भारत माता की जय। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और जो है डिजाइनदार क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम लोग इसको देखेंगे अब मजा आ जाएगा हमें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मौसम और जलवायु के अंतर को निम्नलिखित। देखिए मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, अगला क्वेश्चन यही है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ऐसे दिखा दिया है। तो मौसम एक तरफ और जलवायु एक तरफ, मैंने बता दिया वेदर होता है, ये क्लाइमेट होता है, ये 30 साल पे चेंज होता है, वो बार बार बदलता रहता है, इसलिए बोला जाता है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, हैं देखिए तो मौसम क्या है, तो मौसम में किसी सीमित क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की लघु अवधि एक दिन या एक सप्ताह का अध्ययन किया जाता है। यानी मौसम में क्या है, एक दिन का अध्ययन करते हैं, एक सप्ताह का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आता है जलवायु में, तो जलवायु में बड़े बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि की मौसम संबंधी दशाओं के औसत का अध्ययन किया जाता है, यानी लंबी अवधि इसमें होता है, बहुत लंबे टाइम बाद चेंज होता है जलवायु। बार बार तो है ना, जलवायु चेंज हो गया तो आदमी टैब बोल जाएगा तुरंत, है ना। मान लीजिए अभी सर्दी पड़ रही है और अचानक से गर्मी पड़ जाए, है ना, बर्फ पड़ जाए अचानक से, सर्दी में ही बर्फ पड़ने लग जाए, चेंज हो जाएगा, आदमी उड़ जाएगा। तो मौसम वायुमंडलीय तत्वों जैसे तापमान अथवा आर्द्रता यानी नमी में से किसी एक से भी प्रभावित होती है। तो मौसम बार बार चेंज होता रहता है, आर्द्रता यानी उमस हो गई तो ये क्या होगा, बारिश बना देगी, हीरोइन बना देंगे। और उसके बाद जलवायु क्या है, जलवायु वायुमंडल में विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है, यानी सब कुछ जब मिल जाता है ना तब जाके क्लाइमेट चेंज होता है। मौसम तो आए दिन चेंज होता है, मौसम अक्सर बदलता रहता है या लगभग स्थायी रहता है, हमेशा 30-30 साल पे चेंज होता है, 30 साल पे देखा जाता है कहीं ना कहीं चेंज जाते हैं। इसका प्रभाव किसी देश के छोटे से भाग में अनुभव किया जा सकता है, यानी अपने जिले में अनुभव कर लो, अपने गांव में अनुभव कर लो। ऐसा नहीं होता हमारे गांव में बारिश हो रही है, उस गांव में तो बारिश ही नहीं हो रही, भाई साहब क्या हो रहा है बताइए जरा, ओ अंकल बारिश हो रही है क्या, तो बोलते हैं हाँ हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो ये चीज होता है, अब क्लाइमेट तो ना हर जगह का वो हो जाएगा, तो मौसम बार बार चेंज होता है, क्लाइमेट नहीं। तो जलवायु के प्रभाव को किसी महाद्वीप के विशाल क्षेत्र में देखा जा सकता है, ये गांव गांव में देख सकते हैं और ये काफी अलग अलग जगहों पे, जैसे आज महाराष्ट्र का क्लाइमेट अलग है,
हमारे यहाँ दिल्ली का क्लाइमेट अलग है, तो ऐसा दूर दूर तक देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद किसी स्थान पर वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसमों का अनुभव किया जा सकता है। तो किसी स्थान पर अलग अलग एक वर्ष में ही आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो है मौसम देख सकते हो। और इसमें क्या होता है, किसी स्थान, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि किसी स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है, यानी बहुत लंबे टाइम तक आप छोटे थे बड़े होते गए तब तक आपने एक ही जो है वहां पे क्या देखा, आपने जलवायु देखी। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही करवा देता हूँ इसको हीरोइन बना के। देखिए, मौसम किसे कहते हैं, फिर ऋतु किसे कहते हैं, फिर जलवायु किसे कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं, जरा किसी स्थान का छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान पर मौसम कहलाता है। यानी बार बार जहाँ चेंज हो रहे हैं, बार जहाँ चेंज हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, जहाँ जलवायु तत्वों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान पर मौसम कहलाता है। यानी बार बार जहाँ उस स्थान पर चेंज हो रहा है तो मौसम कहलाएगा। उसके बाद क्या है, ऋतु किसे कहते हैं। ऋतु क्या होता है, ऋतु जो है कैसे पृथ्वी के अक्ष यानी झुकाव की ओर से बनती है ऋतु। जैसे जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच रही है वहाँ ठंडी पड़ जाएगी, मतलब वहाँ गर्मी पहुँचेगी, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं है तो वहाँ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम दशाएं लगभग समान होती हैं, जो पृथ्वी के अक्ष यानी वही जो डिग्री वगैरह बताया था मैंने, अक्ष के झुकाव और किधर झुकी हुई है तो उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बदलती रहती है, उसको ऋतु कहते हैं। देखिए, मौसम अलग है, ऋतुआं अलग है। ऋतु जो है अलग अलग ऋतु के भी नाम होते हैं, अभी बता दूंगा मैं आपको। तो ऋतु वगैरह जो है किसके होने से होता है, पृथ्वी घूमने की वजह से ऋतु चेंज होती है ना। जलवायु क्या है, ये 30 साल पे चेंज होती रहती है। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं। अब देखिए, दिल्ली के लोगों को पता है कि भाई कब यहाँ जो है क्लाइमेट कैसा है, दिल्ली का ऐसा है। अब चले जाओ अलग ही स्थान पर, केरला के लोगों का लिए अलग क्लाइमेट होता है हमेशा, वो चीज़। तो ये चीज़ है पिछले अनेक। अब आपको जलवायु जब पूरी चेंज हो जाएगी ना, आप अचानक से दिल्ली से जाओ केरला चले जाओ दिल्ली से, है ना। जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही होगी तो वहाँ समान तापमान होगा, ठीक है, वहाँ गर्मी होगी, तो आप चले जाओगे तो वहाँ आपका तबीयत भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्षों में औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, वो जो स्थायी हो और उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है वो। आगे बस समझ में, आपको इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट चीज़ें क्या कही जा रही है हमसे, देखिए ज़रा। तो अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, ठीक है। देखिए, मौसम और जलवायु के विभिन्न अवयवों के बारे में बात करी नहीं, थोड़ा सा यहाँ अलग है। तो क्या क्या चीज़ों की बात होगी जरा आप लोग देखिएगा, अभी मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए, क्वेश्चन यह है कि मौसम पूर्वानुमान से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, मौसम पूर्वानुमान मतलब क्या है, आपको पहले ही पता चल गया मौसम के बारे में। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको मौसम का जब पता रहता है, जब तो आप कहीं जाते हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो, अब वहाँ बारिश पता चल गई, अरे यार कल तो बारिश होगी, तो आप कैंसिल कर दोगे। तो पूर्वानुमान मतलब यही होता है। तो मौसम पूर्वानुमान आने वाले मौसम की किसी विधि द्वारा पहले से जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देखते हो वेदर देखते हैं, उस पर क्या है क्या नहीं है फ़ोन के अंदर। तो उदाहरण के लिए, आप किसी दिन लंबी पैदल यात्रा पर जा रहे हो, मान लो आप कहीं पैदल दूर यात्रा पर निकल रहे हो, तो उससे क्या होगा, तो ये आपको मौसम चेक करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। मान लो तो आप निकल पड़े और पता चले वहाँ बारिश हो रही है, तो ये चीज़ है। तो बोला जा रहा है कि आने वाली, तो ये चीज़ें याद, परंतु आपको यह मालूम नहीं है कि उस दिन वर्षा होगी अथवा नहीं होगी। आपको पहले से ज्ञात हो जाए कि उस दिन वर्षा नहीं होगी तो आप निश्चिंत होकर जो है वहाँ पे जाओगे। और इसीलिए इसी प्रकार किसान जो है, नाविक या वायु चालक यानी जो जहाज चलाने वाले पायलट वगैरह, इनमें भी मौसम का जायजा लिया जाता है, जब ही जाकर हम कुछ सोच सकते हैं। वरना क्या होगा, ऊपर जब चले जाओगे तो वहाँ ढिंचक हो जाओगे, वहाँ कुछ समझ ही नहीं आएगा भाई क्या हो रहा है ना। जहाज़ों को भी बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार तो इनके पंखों पर भी बर्फ़ जम जाती है। तो इसीलिए एक लाइट लगी होती है, उससे चेक किया जाता है कि भाई यहाँ पे बर्फ़ जमी है कि नहीं जमी है। वरना ये ऐसे, ये क्या होता है, ऐसे होता है। और कई बार पवनों के बीच में जब फंस जाता है, ऊपर चक्रवात भी आते हैं हवाओं के, जो हमें यहाँ से दिखता नहीं है, तो उसमें ये थर थर कांपते हैं। जब आप जहाज में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा, ऐसे धुर है ना, हीरोइन बन जाओगे आप लोग। तो ये चीज़ है। तो इससे क्या है कि वायु चालक, पर्यटन और अन्य बहुत से लोग अपने अपने जो है हित के लिए पहले से यह जानने में रुचि लेते हैं और आने वाला मौसम कैसा होगा उसके बारे में पता लगाते हैं। इसलिए समाचार पत्र मौसम का विवरण और मौसम का पूर्वानुमान इस
जानकारी को दर्शाने वाला मानचित्र रोजाना छापते हैं। तो मौसम उपग्रहों की मदद से अब मौसम के पूर्वानुमान यानी पहले से ही पता लग जाना की अधिक विश्वसनीयता हो गई है और जानकारी भी मिल जा रही है। तो दूरदर्शन पर मौसम की दशाओं की जानकारी हमें टीवी पर भी देखने को मिलता है। फोन में ही आज हम बैठे बैठे देख सकते हैं, अरे यार वहाँ बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, तो हम साफ पता चल सकता है, जल जाता है। और हमें ये भी पता लग जाता है जब कभी चक्रवात या खतरनाक मौसम होता है तो उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे आजकल एक वो अभी न्यूज़ आ रही है कि भूकंप का एक खतरा बना हुआ आ रहा है, ये समुद्र वगैरह में आता है, काफ़ी बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, तो ये हमें पहले ही पता लग जाता है, जिससे कि माल जान की हानि होने से बच जाता है। आगे का समझ में, तो ये इतने बड़े बड़े वो आते हैं, मैं पहले ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोज़ में आप लोग जाकर देख लेना कि मैं अच्छे से बताया हूँ, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना। आगे का समझ में पड़ गया ना भंवर में, देखो जरा बिल्कुल किसमें हूं मैं, ये मैं हूं किसमें, चक्रवात में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़े हम। देखिए ओ काले काले बादल, तो काले काले बादलों का मतलब क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए ऐसे ऐसे बादल छाते हैं ना, आपकी खोपड़ी तक अलग हो जाएगी। इसी में बोला गया मौसम कार्यालय सारे देश में फैली अपनी अनेक जो है वेधशालाओं द्वारा तापमान, पवन, मेघाच्छादन यानी बादल कहाँ घेरे रहेगा, ठीक है, बादल कहाँ घेरे रहेगा, ये सारा जो है आपको देखने को मिलता है। जब काले काले बादल छा जाते हैं कितना अच्छा लगता है, देखना डर भी लगता है, ऐसा लगता है गिर जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो ये हमें सारा जानकारी कौन दे रहा है, ये जानकारियाँ हमें मिलती हैं मौसम विभाग से। आगे बस समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन बन रहा है मौसम और जलवायु के विभिन्न अवयवों के बारे में बताना है, तत्वों के बारे में बताना है। ध्यान सुनिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बता रखा है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए मौसम और जलवायु के विभिन्न अवयवों के बारे में। देखिए तापमान और वायु दाब, जैसे वायु दाब जहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है, पवन, आर्द्रता, नमी तथा वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। यानी कि जलवायु में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, इन सब चीज़ों की वजह से आता है, हवाओं की वजह से, तापमान की वजह से, ऑलरेडी मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये एक दूसरे के साथ क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते रहते हैं। ये तत्व पवन की दिशा एवं गति, सूर्यताप की मात्रा, मेघाच्छादन यानी कि बादलों का घिर जाना तथा वर्षण की मात्रा यानी बारिश ज़्यादा हो रही है, यदि वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करते हैं। इन वायुमंडलीय तत्वों को ही मौसम और जलवायु के अवयव कहा जाता है। यही एक कारण बनते हैं, तत्व बनते हैं, अवयव मतलब तत्व, यही तत्व बनते हैं मौसम और जलवायु में चेंजेस लाने के। अरे बस में, तो यही बोला जा रहा है इसमें कि इन अवयवों का भिन्न भिन्न स्थानों और समयों पर अलग अलग प्रभाव होता है। यह प्रभाव एक सीमित क्षेत्र तथा छोटी अवधि के लिए हो सकता है और हम प्राय इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं। और जैसे धूप वाला, गर्मी वाला, सर्दी वाला, कपड़े वाला, ओए सब्जी वाले, आलू ले, भिंडी ले, गोभी ले। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। चलिए कहाँ हैं हम, तो यहाँ पहुँच गए हम। तो बोला जा रहा है, देखिए तो इसमें बोला जा रहा है अवयव कहा जाता है, इन अवयवों का भिन्न भिन्न स्थानों और समयों पर अलग अलग प्रभाव होता है। यह प्रभाव एक सीमित क्षेत्र अथवा छोटी अवधि के लिए हो सकता है। मौसम जो है छोटी, आज अलग है तो कल अलग भी हो सकता है। हम प्राय इस प्रभाव को मौसम के रूप में व्यक्त करते हैं। और जैसे धूप वाला, गर्मी, सर्दी, तूफान आदि का मौसम कहलाता है। इनमें से मौसम का प्रत्येक रूप किसी न किसी अवयव की ओर संकेत करता है, यानी किसी न किसी वजह से जो है चेंज हुआ होगा मौसम, चाहे गर्मी पड़ी, धूप पड़ा, ये हुआ, वो हुआ। अरे चलो, जो किसी सर्वाधिक प्रभावशाली होता है अतः किसी स्थान का छोटी अवधि के लिए एक या एक से अधिक जलवायु अवयवों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा उस स्थान का मौसम कहलाती है। और एक ही समय में निकट स्थिति दो स्थानों पर अलग अलग मौसम हो सकते हैं। एक ही जगह पे आपको दो अलग अलग प्रकार के मौसम दिख सकते हैं। पर अगर जलवायु की बात कर दूं तो जलवायु का मतलब क्या हो जाता है, एक ही जगह मतलब एक अलग अलग स्थानों का अलग अलग जो है मौसम देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है ऋतु किसे कहते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ऋतु किसे कहते हैं। संसार के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है, टाइम पास नहीं करना है, मेहनत से पढ़ना है। जब मेहनत से पढ़ लोगे ना तब देखना जीवन में कितना मजा आएगा। और देखो बहुत से बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे। एक बात बताओ, इतने सारा करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लेगा कुछ और तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, याद रख लेना आप लोग की।
तो इसलिए जो कराया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, आपको लग रहा है कि इतना अच्छा है, शॉर्टकट के पीछे जो भागा है ना वो सीमित रह गया, याद रखिएगा। बस इतना कहूँगा, समझ जाना समझने वाले। अब जो शॉर्टकट के पीछे भागा वो गया फिर। तो ये चीज़ है, आप लोग मेहनत करो। मैं इतना ज़्यादा बोल बोल के पढ़ाता क्यों है, इतनी वीडियो लंबी क्यों बनाता हूँ, इसीलिए ना, ताकि डीप नॉलेज हो जाए। तो ये चीज़ है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा आप, ठीक है। देखिए, तो ये चीज़ है, वाले ऋतुओं का वर्णन करना है हमें। तो बोला है संसार के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले ऋतुओं का वर्णन। तो ऋतु वर्ष की वह लंबी अवधि है जिसमें मौसम संबंधी विशिष्ट दशाएं होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और उसके द्वारा सूर्य के परिक्रमण करने की परिणाम होती है। यानी कि याद रखिएगा, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सूर्य किस तरीके से किस हिस्से पे कहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या हो रहा है, तो उससे ऋतुओं का पता चलता है, ऋतु है ना। तो बोला है, अभी किस नाम आएगा इसमें बताऊंगा। तो बोला है स्वरूप बनाती है, प्रतिवर्ष ऋतुओं का एक समान चक्र दोहराया जाता है। हर टाइम एक जैसी ऋतु आती है, हमें पता है मार्च में क्या आने वाला है, उसमें जनवरी में क्या आने वाला है ना, ये चीजें। तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तीन देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्या है कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 3 माह की अवधि की 4 ऋतुएं मानी जाती है। इनके नाम है बसंत, ग्रीष्म, पतझड़। देखिए ये होती हैं ऋतुएं। और शीत, ये क्या होती है, ठंडी हो गई, पतझड़, बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शीत। हमारे देश में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 4 प्रमुख ऋतुएं मानी जाती हैं। इनके नाम हैं, जैसे शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी में। देखिए ये एग्जाम में लिखना है, आप लोग ढिंचक बन जाओगे तब। देखिए शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, दिसंबर से फरवरी, ठंडी रहती है काफी। ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो मई से मार्च से मई थोड़ा ग्रीष्म ऋतु रहता है, थोड़ा गर्म गर्म होता है। और उसके बाद मानसून आता है। मानसून में क्या होता है, मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, देखा होगा बारिश होती है इसमें, और उमस होती है, बिल्कुल सड़ी हुई उमस होती है। हाँ, आप लोग हीरोइन बन जाओगे इसमें। पीछे हटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, बारिश वगैरह कम होती है और ठंडी आना शुरू हो जाती है। और उत्तर भारत में परंपरागत 6 ऋतुएं मानी जाती है। उत्तर भारत की बात करें, भारत के ऊपरी इलाकों में, तो 6 ऋतुएं होती हैं। इनके नाम है जैसे बसंत ऋतु, चैत्र, वैशाख, मार्च, अप्रैल में होता है बसंत ऋतु, है ना। और उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ, आषाढ़ और मई जून के टाइम पे होता है ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु जिसमें आपका श्रावण, भाद्रपद और जुलाई अगस्त में होता है। शरद ऋतु जो होती है वो अश्विन, कार्तिक और सितंबर अक्टूबर के महीने में। और हेमंत ऋतु जो है वो मार्गशीर्ष, पौष या नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है। और शिशिर ऋतु जो है माघ, फागुन या जनवरी महीने में। फागुन का देखा होगा, फरवरी के टाइम पे फागुन का महीना, ओए होली खेलेंगे, हीरोइन बना देंगे, ये चीजें हैं। आगे बस में उसके बाद है विषुवत वृत्त के ऊपर, जो बीच की रेखा थी विषुवत वृत्त के ऊपर की बात हो रही है, के ऊपर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती हैं। और विषुवत प्रदेशों में जो है, विषुवत प्रदेशों में तापमान सारे वर्ष एक समान रहता है। और इस कारण विषुवतीय प्रदेशों में कोई ऋतु नहीं होती। और जो है क्या नाम है, विषुवत रेखाओं में जो बिल्कुल उसमें होता है, उसमें कोई ज़्यादा ऋतु वगैरह नहीं होती। हमारे भारत में देखने को मिलता है, ऊपर ठंडी गर्मी सारा, नीचे वाले इलाकों में ज़्यादातर 12 महीने ज़्यादातर वहाँ महाराष्ट्र के नीचे, और नीचे चले जाओ केरला वगैरह में ऑल टाइम यहाँ पे दिन के टाइम जो है गर्मी, रात के टाइम ठंडी होती है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो लंबी शीत ऋतु और छोटी ग्रीष्म ऋतु, ये सब हमें देखने को ध्रुवियों पर देखने को मिलता है। ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुव मैंने बताया दक्षिणी ध्रुव पर। और उसके बाद जो है क्या नाम है, हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। तो जैसी भी आप लोग को वीडियो लगी है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और जैसा भी आप लोग को अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दिया करें। आगे बस जब बताओगे जब ही तो पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देते रहो साइमन क्लास को। अगर ज्योग्राफी की वीडियोस आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार बता देना, जिससे कि मैं और अच्छे तरीके से जो है साइमन क्लास को की वीडियोस को और अच्छा बना सकूँ। और आप लोग जरूर इसको सपोर्ट करें, बहुत आगे तक जाना है अभी हमें, क्यों, तो याद रखिएगा ये लोग, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।